आज से ठीक 75 साल 11 माह 6 दिन कबल अंग्रेज साम्राज्य से दो मुल्क आजाद हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। पाकिस्तान दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, और फिर 24 साल 4 माह और 2 दिन बाद मशरकी पाकिस्तान हमसे आजाद हो गया, जिसे आज दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। जहां दोनों हिस्सों के दरमियान एक हॉस्टाइल मुल्क था, वहीं मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम था, जिसकी बुनियाद मुआशी थी। लेकिन इसे हल करने के लिए सियासी क़यादत 24 साल तक नाकाम रही, गैर संजीदा रही, और फिर सकूत ढाका हो गया। कायदे आजम का पाकिस्तान टूट गया। 1947 से 1990 के दौरान पाकिस्तान में 3 मार्शल लॉ लगाए गए, जबकि हिंदुस्तान में सियासी हुकूमतें रहीं। दोनों ममालिक की इकोनॉमीज में 19-20 का फर्क है। मगर फिर जिस वक्त पाकिस्तान में सियासी कशीदगी अपने अरूज पर थी, यानी कि 90 की दिहाई, जब पाकिस्तान में वजीर आजम की कुर्सी किसी म्यूजिकल चेयर्स के खेल से कम ना थी, 1991 में जिस वक्त पाकिस्तान में वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, फारूक लगारी और सदर इसाक खान के दरमियान इक़्तिदार की जंग जारी थी, उस वक्त हिंदुस्तान मुआशी क्राइसिस और डिफॉल्ट का सामना कर रहा था। लेकिन हिंदुस्तान की सियासी जमातों ने फैसला किया कि अब हम मुईशत पर कोई सियासत नहीं करेंगे, और यूं आंध्र प्रदेश, यूपी से ताल्लुक रखने वाले धीमे मिजाज के कांग्रेस लीडर नरसिम्हा राव की हुकूमत कायम हुई। नरसिम्हा राव को हिंदुस्तान का फादर ऑफ इंडियन लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है, और इसकी वजह उनकी वो मुआशी पॉलिसियां थीं कि जो उस वक्त गैर मकबूल जरूर थीं, मगर उनके दूर रस नताए जाने थे। नरसिम्हा राव का एक फैसला कि जिसने हिंदुस्तान को मुआशी जायंट बनाने में अहम तरीन किरदार अदा किया, नाजरीन, वो लाइसेंस राज का खात्मा था। हिंदुस्तान में आजादी से 1991 तक हुकूमत की तरफ से कारोबार करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी, जिसकी वजह से सरमायाकारों को 80 से ज्यादा एजेंसियों से लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, जिससे नेचुरली कारोबार मुतासिर होता था। आसानी की बजाय मुश्किलात का सामना करना पड़ता था इन्वेस्टर्स को। नरसिम्हा राव ने सबसे पहले इस लाइसेंस का खात्मा किया और हिंदुस्तानी मार्केट को ओपन फॉर ऑल कर दिया। साथ ही नरसिम्हा राव ने वो कारनामा किया कि जो शायद नेहरू भी ना कर सकते। 1991 में माइनॉरिटी गवर्नमेंट की सरबराह होने के बावजूद उन्होंने वजीर खजाना मनमोहन सिंह को फ्री हैंड दे दिया। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तानी मुईशत इकोनॉमिक कोलैप्स और नेशनल बैंकरप्सी के दहाने पर खड़ी थी। मुल्क को ट्विन डेफिसिट का सामना था, जिस तरह आज पाकिस्तान दोहरे खसारे का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की तरह उस वक्त इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हिंदुस्तान की रेटिंग कम कर दी, जिसके नतीजे में चंद्रशेखर की हुकूमत बजट पास करवाने में नाकाम हो गई। यही नहीं, रेटिंग में कमी के बाद IMF ने हिंदुस्तान के प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने मुआवनत बंद कर दी। हुकूमत के खात्मे से कबल चंद्रशेखर ने वो जुआ खेला कि जिसे आती दुनिया और हिंदुस्तानी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। शेखर ने IMF और दीगर मालियाती इदारों की तरफ से इमदाद बंदिश के बाद इंडियन गोल्ड रिजर्व्स का बड़ा हिस्सा बतौर कोलैटरल बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास रख दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 47 टन सोने को गिरवी रखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को $405 मिलियन की इमदाद दी। और चूंकि उस वक्त हिंदुस्तान में करेंसी की कदर कम हो रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, मुल्क को ट्विन डेफिसिट का सामना था, एक डॉलर अहम तरीन था। जिस वक्त नरसिम्हा राव ने हल्फ उठाया, हिंदुस्तान के पास सिर्फ $600 मिलियन ज़र मुबादला ज़खायर थे। स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड के बैंकों से $1 अरब के बाद और IMF से $2.2 अरब इमरजेंसी कर्ज मौसूल हो चुका था। हिंदुस्तान को इस मुआशी क्राइसिस का सामना सिर्फ इस वजह से करना पड़ा कि हिंदुस्तान रुपए की कदर को दिहाइयों तक आर्टिफिशियली मैनेज कर रहा था। 90 की दिहाई से गुज़िश्ता दिहाई में हिंदुस्तान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल में बहुत बड़ा फर्क आ गया, और इस करंट अकाउंट खसारे को कम करने के इकदाम नहीं लिए गए, और 80 की दिहाई में बैरूनी कर्ज हद से ज्यादा लिया गया, जिसे अदा करने के लिए ना तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया गया था और ना ही सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार बनाया गया था हिंदुस्तान में। इससे सरमायाकारों का हिंदुस्तान पर एतमाद खत्म हो गया था। चंद्रशेखर का बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड से किया गया मामला उनके सियासी करियर पर आखिरी कील तो साबित हुआ और उनका पॉलिटिकल करियर खत्म भी हो गया। लेकिन उनके बाद मुंतखब होने वाले नरसिम्हा राव ने तमाम सियासी क़यादत को खतरे से आगाह किया और फिर IMF के रिफॉर्म प्रोग्राम पर मनोअन अमल का फैसला कर लिया। नरसिम्हा राव उस वक्त की ऑपोजिशन जनता पार्टी, जनता दल के अलावा शिद्दत पसंद और मुसलमान मुखालिफ RSS और दीगर पार्टियों को यह बावर करवाने में कामयाब हो गए कि अगर मुल्क ना रहा तो सियासत कहां करोगे। और फिर फकत 6 सालों में हिंदुस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तजारती खसारे क्राइसिस का खात्मा हो गया। यहां नाज़रीन दिलचस्प बात यह है कि नरसिम्हा राव वजीर आजम बनने से कबल वजीर इंडस्ट्रीज भी रह चुके थे और तब उन्हें बहरहाल ये एक्सपीरियंस मिल चुका था कि लाइसेंस राज
मुल्क की मुईशत की बेहतरी के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और नरसिम्हा राव ने बेहतरीन टीम का इंतखाब किया। नरसिम्हा राव एजे पटेल को वजीर खजाना बनाना चाहते थे। वो एजे पटेल साहब हिंदुस्तान के 14 बजट बनाने वाली टीम का हिस्सा थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सरबराह रहने के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सरबराह भी थे। सो अ फैबुलस सीवी। लेकिन उनकी जानिब से ओहदा लेने से इंकार कर दिया गया, जिसके बाद उन्हीं की तजवीज पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को वजीर खजाना बना दिया गया। क्योंकि वो इससे कबल प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके थे, उन्हें पता था वजारत को कैसे चलाना है, किस तरह पैसे की एलोकेशन करनी है, कैसे मुल्क में सरमायाकारी का माहौल साजगार बनाना है। और फिर 1 जुलाई 1991 में रिफॉर्म्स का आगाज किया गया, लाइसेंस राज का खात्मा किया गया, ताकि सरमायाकारों को कारोबार के मौके फराहम किए जा सकें और तमाम तर मुश्किलात और ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रास्ते से हटा दिया जाए, यानी कि वन विंडो ऑपरेशन का आगाज किया गया। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट से सरमाया लाने के लिए हिंदुस्तानी फर्म्स पर आयद पाबंदियां भी हटाई गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कंप्यूटराइज किया गया और इसके साथ ही हिंदुस्तान रुपए को डॉलर के मुकाबले में फ्री फ्लोट करने की पॉलिसी पर भी अमल किया गया, जिसके नतीजे में 1 जुलाई से 3 जुलाई 1991 के दौरान महज 3 दिनों में हिंदुस्तानी रुपए की कदर में 20% कमी हुई। सियासी जमातों ने इन इकदामात पर तनकीद तो की, ओपन क्रिटिसिज्म की, लेकिन इस पर सियासत नहीं की गई। नरसिम्हा राव ने वाज़ेह बता दिया था कि हिंदुस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नरसिम्हा राव के इन सख्त फैसलों के नतीजे में फकत 5 साल में एनएसई दुनिया की बड़ी एक्सचेंजेस में से एक बन गई। बराह रास्त सरमायाकारी का हुजम जो 1991 में $132 मिलियन था, वो 1995-96 में $5.3 अरब तक पहुंच गया। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के नतीजे में महज 18 इंडस्ट्रीज पर लाइसेंस की शर्त रख दी गई। इसी तरह नरसिम्हा राव ने हमसाया ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात को भी आगे बढ़ाया। चीन, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, हत्ता के पाकिस्तान से भी ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश की गई। मगरब की बजाय लुक ईस्ट पॉलिसी का आगाज किया गया, यानी कि चीन, रूस, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और दीगर ममालिक से तजारती मुआहिदे किए गए। क्योंकि चीन हमारा दोस्त मुल्क है और हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तनाज़ात की नौयत फकत पाकिस्तान से मिलती जुलती है, तो 90 की दहाई में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात तकरीबन मुनक़ता थे। 1962 में चीन हिंदुस्तान जंग हो चुकी थी। इसी तरह 1967 और 1987 में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का खतरा था। इसके बावजूद 1993 में नरसिम्हा राव के दौरे हुकूमत में दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा तय पा जाता है। 90 की दहाई में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बायलैटरल ट्रेड का हुजम $0.2 अरब था, जो 2002 में $5 अरब हुआ और 2022 के इख्तिताम तक ये रकम $136 अरब तक पहुंच गई, जिसके बाद चीन हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया। नाज़रीन, ये जहन में रखिए कि नरसिम्हा राव द फादर ऑफ लिबरल रिफॉर्म्स, जो काम उन्होंने शुरू किया और गो के बाबरी मस्जिद उन्हीं के दौरे हुकूमत में उस पर अटैक हुआ, तोड़ी गई। लिबरल्स उन पर तनकीद करते रहे दैट ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू इट, बट द फैक्ट रिमेन्स के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही वॉज द बिगेस्ट हार्बिंजर ऑफ चेंज। और उसके बाद वो तब्दीलियां, वो इस्लाहात, वो रिफॉर्म्स जो हैं सबसीक्वेंटली कंटिन्यू होते रहे हैं। जो भी बरसर इक्तदार आया है, मुईशत को पॉलिटिकल शॉक से महफूज रखा है। ये हिंदुस्तान की कहानी है। लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, दीगर कायदीन मुईशत को ठीक करने में लगे हुए थे और पॉलिटिकल एलीट एक खामोश मिनिमम पॉलिटिकल एजेंडा पर गामजन थी, एक सफे पर आ चुकी थी, उस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा था, उसकी एक झलक देखिए। अगर बेनजीर के पास कोalition गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ के पास तो 3/4 मेजॉरिटी थी। अगर नवाज शरीफ भी मसला हल नहीं कर सकता और अब तक बेरोजगारी है और महंगाई है, तो फिर इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री निजाम नहीं चल सकता। मेड इन इंग्लैंड नहीं है, ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने ला के बैठा दिया है। उसको मौका मिला तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। 90 की दिहाई में पाकिस्तान में आईजेआई तश्कील पा रही थी। पंजाब बैंक स्कैंडल सामने आ चुका था। जनरल वहीद काकड़ सियासत में फायर फाइटर का किरदार अदा कर रहे थे। दोनों सियासी जमातों के कायदीन एक दूसरे पर फतवे जारी कर रहे थे और मुल्क की मुआशी तबाही की बुनियाद डाली जा रही थी। कम अज कम जब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतों को घर भेजा जा रहा था, उस वक्त 17 जबानों पर अबूर रखने वाले नरसिम्हा राव के बारे में साइंसदान और बाद में सदर बनने वाले अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, Rao was a patriotic statesman who believed that the nation is bigger than the political system. क्या ये हम अपने किसी भी स्टेट्समैन, किसी भी लीडर के बारे में कह सकते हैं कि वो रियासत
اور ریاست کے کاروبار اور ریاست کے انٹرسٹ سے اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھتا ہے. شاید ٹھیک ہی کہا تھا عبدالکلیم نے، مگر یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ ہندوستان کو معاشی دلدل سے نکالنے والا شخص، جسے آج بھی فادر آف انڈین ریفارمز کہا جاتا ہے، اس کے پاس اپنی بیٹی کی کالج کے فیس دینے کے پیسے بھی نہیں تھے. 90 کی دہائی ہندوستان کے لیے اکنامک جائنٹ بننے کی جانب پہلا قدم ثابت ہوئی اور سبسیکوئنٹلی ہر آنے والی حکومت نے اصلاحات اور ریفارمز کو آگے بڑھایا، چاہے واجپئی کی حکومت ہو، فاسٹ فارورڈ ایون نریندرا مودی سرکار، قطع نظر ان کی دیگر پالیسیز سے، انفراسٹرکچر بلڈنگ ہو، دیگر ریفارمز ہوں، اکنامک ریفارمز ہوں، اس پر زور دیتے رہے. پولیٹیکل پارٹیز اپنی سیاست اکانومی اور معیشت پر نہیں کرتی دکھائی دیں، جبکہ پاکستان کے لیے، ہمارے لیے دیٹ واز اے ڈیکیڈ آف ڈارکنیس. اور آج بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام تر سیاسی قیادت سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہ عہد کر چکی ہے کہ معیشت پر سیاست نہیں ہوگی، معیشت پر یکسوئی سے بڑھا جائے گا. مساق معیشت کی بات ہوتی ہے، لیکن مساق معیشت میں کرنا کیا کیا ہے وہ اس کی بات کوئی نہیں کرتا.